गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुंदड़ा बाल भारतीय माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th हिंदी के अंतर्गत कृति का भाग 1 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रथम लेसन लेंगे। पाठ 1 इस जल प्रलय में। फणीश्वरनाथ रेणुका है, ये कवि है, ये लेखक है इस पाठ के। फणीश्वरनाथ रेणुका लेखक परिचय देखते हैं। सबसे पहले सन 1921 में उनका जन्म हुआ और 1977 में उनकी मृत्यु हुई थी। प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वरनाथ रेणुका का जन्म गांव ओराई, हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में हुआ और स्कूली शिक्षा नेपाल में। सन 1942 के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे। रेणु ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की थी। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन, रागात्मक और रसमय चित्र खींचा। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया। इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। मेला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, उपन्यास, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्नि, खोर, कहानी संग्रह, ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टार्ज। यह इनका लेखक परिचय है, यह आपको अपनी कॉपी में करना है। इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पन्नार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। परती क्षेत्र, परती मतलब क्षेत्र यहाँ पर है वह क्षेत्र जहाँ पर जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र में से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की क्या बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1957, डायन, कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टार्स के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ को विनाशशीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 ईस्वी में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा शहरी आदमी की हैसियत से, इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया। यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी कि जानो गोलघर डूबे गेछे, ये बांग्ला में बोला गया था। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस के जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो उबले पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ अद्गदमय स्वगत तोक्ति से कभी बोर नहीं होते हैं, धन्य हैं। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, साइकिल, ट्रम्प, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। मतलब कि इस लेसन के अंतर्गत जल के द्वारा जो प्रलय हुई थी उसके बारे में यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। लेखक ने यहाँ वर्णन किया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्जी रोड पर पानी आ गया होगा। छाती पर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डूबा पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। मतलब कि वहां पे इतना पानी आ गया था कि कॉलेज भी आगे तक डूब गया था और पानी भी घुस चुका था। जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुंचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पानी आ गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेहुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शे वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर ने कहा, मतलब उन्होंने विनय किया,
लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाई सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, गैरिक का मतलब है गेरुए रंग का, आच्छादित हो रहा था। मतलब कि आच्छादित मतलब ढका हुआ। हरियाली पर शहने शहने मतलब धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नहीं आता। इसी बीच एक अंधेड़, मुस्टर्ड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ईद इह। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उनके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कंठ होकर सुन रहे थे। उत्कंठ का मतलब है यहाँ पर सुनने की उत्सुक, मतलब कि जो चीज सुनने के लिए उत्सुक रहता है। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों पर पहुंच चुका था और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता था। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता से ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल पड़े रहे थे, लेकिन आज तनिक अधिक ही उत्साह थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आतंक मतलब आसन्न मतलब पास आया हुआ। पान वाले के आदमकद आईने में उतरने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा कि अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुषकोटी की तरह पटना लापता ना हो जाए, कहीं सब पाप धुल जाएगा। चलो, गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएंगे। डिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कारीगरों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल, राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्वत बिछी हुई थी। सोचा, इस एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या ले लूं? हेडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगे। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराती मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचती ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु ए रे न, सुन मोरे मितवा वाह वाह वाह। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर एक कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाए। प्रतिध्वनि होती है, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि वहां पे बाढ़ की स्थिति हो रही थी। मैंने गृह स्वामी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरोसिन की एक बोतल है, मतलब कैरिसोन। फिलहाल बहुत ही है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आदम के। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मैंने फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ था। पश्चिम की ओर कान, ये पश्चिम है, ठीक है,
पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा हरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। काम्पोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत्त। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिले के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सत्यनाथ भागदुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचट दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले, भागदुड़ी जी कहते हैं। किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पना ले रहे हैं। बहादुरी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पक्का ही गांव। पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, तलवों में भी घाव हो जाता है। की दवा, दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज से पहले पक्का भी घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकर नहीं, कुकर नहीं, कुकर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया और हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा और हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसरों की बस्ती में हम राहत बांटने लगे। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरे की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया हुआ है। बलवाई होती है, एक प्रकार का लोक नृत्य है। बलवाई नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कूटा नटुआ दुल्हनी का हावभाव दिखला रहा था। यानी वह धानी है, धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धाक गिड़ चके में चकदुम। आज हम यहाँ तक लेसन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेसन पढ़ेंगे। ओके।